अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो इलाका जिसकी ये वारदात है मुकम्मल तौर पे सिक्कों का तो नहीं था, फिर भी सिक्कों की खासी आबादी थी। ये दो आबे के इलाके से मिला हुआ था। ये दो आबा सिक्कों का इलाका है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान ख़ानदान भी आबाद थे। आज जो मैं वारदात आपको सुना रहा हूँ उसका ताल्लुक़ मुसलमान घरानों से है, इसलिए मैं जगहों और अफराद के नाम तब्दील कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ पढ़ने वाले बेमज़गी महसूस करते हैं कि मैं असल नाम और वारदात का इलाका नहीं बताता। मैं इन क़ारीन से गुजारिश करता हूँ कि असल नाम पोशीदा रखने में जो मसलहत है वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ। ऐसे हज़ारा ख़ानदान 1947 में इधर से हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। मैं इनकी तौहीन और बदनामी का बायस नहीं बनना चाहता। ये लोग मेरे खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा भी कर सकते हैं। मैंने उम्र के 30-32 साल अदालतों में पेशियाँ भुगतते और गवाहियाँ देते गुजारे हैं, लेकिन अब इस उम्र में मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, वरना दावों मुकदमों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। अब जो वारदात मैं सुनाने लगा हूँ ये इस तरह हुई थी कि एक सुबह थाने में इतला आई कि कस्बे के एक मज़ाफ़ाती गांव में एक आदमी के घर नक़ब लगी है और ज़ेवरात और कुछ रकम निकल गई है। थाना कस्बे में था, जो बड़ा कस्बा था, और वारदात वाला गांव कस्बे के इतना करीब था कि कस्बे का ही हिस्सा लगता था, लेकिन इसका अलग एक नाम था। इस गांव के लोग देहाती कम और शहरी ज़्यादा लगते थे। इस गांव की ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी। सब काश्तकारी करते थे और इनमें 2-3 ख़ानदानों की ज़मींदारी बड़े पैमाने पर थी। जिसके मकान में नक़ब लगी थी वो इन चंद एक बड़े ज़मींदारों में से एक। इसकी उम्र 25-26 साल के करीब थी। इसका असल नाम जो कुछ भी था मैं इसे महताब लिखूँगा। इसके माँ बाप मर चुके थे। वो माँ बाप की अकलौती औलाद था। इसका मतलब ये था कि वो बाप दादा की जायदाद का वाहिद वारिस था। 1.5-2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं पहली कहानियों में बता चुका हूँ कि आजकल नक़ब का रिवाज नहीं रहा, क्योंकि चोरों और डाकुओं को इतनी इमारत और सहूलतें मिल गई हैं कि इन्हें नक़ब लगाने जैसा मेहनत तलब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गिरफ्तारी का भी ख़तरा नहीं। हमारे वक्तों में डकैती का एक ही तरीका था और वो था नक़ब ज़नी। पिछवाड़े की दीवार में ज़मीन के करीब से चंद एक ईंटें या पत्थर निकालकर इतना शिगाफ डाल लिया जाता था कि इसमें से एक आदमी आसानी से पेट के बल रेंग कर गुजर सकता था और उसमें से बड़े साइज़ का ट्रंक भी निकाला जा सकता था। नक़ब ज़नी के माहिर इस खूबी से ईंटें या पत्थर निकालते थे कि आवाज़ पैदा नहीं होती थी और घर वाले बेखबर रहते थे। नक़ब ज़न अंदर जाकर माल निकालते थे और बाहर आकर गायब हो जाते थे। नक़ब ज़नी के ज़रिए जो डकैती की वारदातें की जाती थीं, इसमें घर का भेदी लाजमी होता था, जो नक़ब ज़नों को पहले से बता देता था कि फ़लाँ कमरे में और फ़लाँ ट्रंक में माल पड़ा है। नक़ब ज़नी और डकैती की वारदातों की तफ्तीश बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। मैं जाए वारदात पर गया, खोजी को भी बुला लिया था। उसने 2 खुरे देखे तो कहने लगा कि ये खुरे मुलजिमों के हैं। तमाशाइयों ने मेरे पहुंचने से पहले तक अपने कदमों में बहुत से खुरे मसल डाले थे। मैंने बाहर से टूटी हुई दीवार को गौर से देखा, उसके साथ साथ ज़मीन पर भी देखा। अमूमन ज़मीन पर खुरों के अलावा कोई ना कोई सुराख मिल जाता है। मसलन मुलजिमों की कोई चीज़ जल्दी में वहाँ गिर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी न था। मैं कमरे में गया। इस कमरे में एक बड़ी पेटी रखी थी। इसके साथ 2 ट्रंक पड़े थे और इन ट्रंकों के ऊपर 2-2 टीन के सूटकेस रखे हुए थे। एक ट्रंक के ऊपर से सूटकेस उतारे गए और ट्रंक का ताला तोड़ा नहीं गया था, बल्कि इसे चाबी लगाकर खोला गया था। ट्रंक में से तमाम ज़ेवरात और नकदी निकाली गई थी। मैंने ख़ास तौर पर देखा कि ट्रंक में से कपड़े नहीं निकाले गए थे। महताब की बीवी ने मुझे बताया कि ज़ेवरात और पैसे ट्रंक में किस कोने में रखे हुए थे। उससे मुझे यकीन हो गया कि मुलजिमों की पार्टी में घर का भेदी ज़रूर है, जिसने इन्हें बताया था कि फ़लाँ ट्रंक में फ़लाँ जगह माल पड़ा है। अगर घर का भेदी ना होता तो मुलजिम तमाम ट्रंक और सूटकेस खोलते और माल तलाश करते। इस सूरत में ट्रंकों और सूटकेसों में से कपड़े वगैरह निकाले हुए और इधर उधर बिखरे हुए होते। इस ट्रंक का खुला हुआ ताला ट्रंक के करीब फर्श पर पड़ा था। मैंने इस ताले को हुक में छड़ी डालकर उठाया और खुले हुए ट्रंक में रखकर ट्रंक का ढकना बंद कर दिया। ताले को मैंने इसलिए हाथ नहीं लगाया था कि इस पर इसे खोलने वाले की उंगलियों के निशान लाजमी थे।
उंगलियों के निशान ट्रंक के ढकने पर भी मौजूद थे। ट्रंक पर गर्द पड़ी हुई थी, इस गर्द ने उंगलियों के निशान महफूज कर लिए थे। मैंने बाकायदा मतलूबा कागजी कार्रवाई करके ट्रंक थाने भिजवा दिया और साथ ये हिदायत भेजी कि उंगलियों के निशान लेकर फलवार भेज दिए जाएं। फलवार में फिंगरप्रिंट ब्यूरो था, जहां सजा याफ्ता जुराइम पेशा अफराद की 5 उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में रखे जाते थे। थाने वाले मुलजिमों की उंगलियों के निशान वहां भेजा करते थे। वहां के माहिरीन ये देखते थे कि ये निशान रिकॉर्ड में मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद हैं तो वो इस आदमी का काम और इसके मुतालिक दीगर तफसीलात लिखकर भेज देते थे। यहाँ मैं आपको कुदरत का ये करिश्मा भी बता दूं कि दुनिया में कोई 2 आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी किसी भी उंगली के निशान आपस में मिलते हों। ये भी बता दूं कि किसी की उंगलियों के निशान रिकॉर्ड पर ना हो तो इसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। अगर वो पकड़ा जाए तो उसकी उंगलियों के निशान मिलाकर ये तस्दीक हो जाती है कि यही असली मुजरिम है। नकबजनी और डकैती इंतकामी कार्रवाई भी होती है, लेकिन ऐसी वारदात सैकड़ों में एक होती थी। आपको 2-3 ऐसे वाकयात भी सुनाए हैं कि घर की जवान लड़की ने ही नकब लगवाई और माल निकलवा दिया। इस वारदात में भी मैंने इन दोनों शकूक को सामने रखा और देखा कि इस घर के कितने अफराद हैं। वहाँ सिर्फ मियाँ बीवी थे, यानी महताब और इसकी बीवी। इसकी बीवी बुरी तरह रो रही थी। वो कहती थी कि मेरा तमाम जेवर निकल गया है, न मैके का रहा न ससुराल का, इतने ज़्यादा पैसा जमा किया हुआ था वो भी निकल गया। इसके खामिद पर खामोशी तारी थी। इस खामोशी से ही उसके गम का इजहार होता था। मेरा ये शक रफ़े हो गया कि घर के किसी फर्द ने ही ये वारदात कराई होगी। ये शक रफ़े करने से पहले मैंने महताब को अलग ले जाकर पूछा था कि इसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात खुशगवार हैं या कोई गड़बड़ है। उसने जो जवाब दिया था, इससे मैं इसकी बीवी पर शक नहीं कर सकता था। महताब से मैंने ये भी पूछा था कि इसका कोई दुश्मन तो नहीं। उसने बड़े पुख्ता लहजे में जवाब दिया था कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। उसने ये भी कहा था कि वो तन्हा आदमी है, इसलिए सबके साथ बनाकर रखता है। महताब का ससुर और साले भी घर की औरतों के साथ वहाँ आए हुए थे। वो सब मातमी कैफियत में थे। इन सब से मैंने अलग अलग कुछ न कुछ पूछा था और इनसे मुझे कोई सुराग नहीं मिला था। मैंने इनमें से हर एक से ये सवाल पूछा था कि महताब की किसी के साथ खानदानी या ज़ाती दुश्मनी है। किसी ने भी नहीं कहा था कि महताब की किसी के साथ दुश्मनी नहीं। महताब सीधा आदमी है। महताब के बड़े साले ने कहा था, बाहर अपना रोब दाब रखने की कोशिश करता है लेकिन बिगाड़ता किसी के साथ नहीं। हमें इसकी यही आदत अच्छी लगी थी कि दुश्मनी अदावत नहीं रखता। महताब के ससुर ने कहा था, इसकी इसी आदत के पीछे हमने अपनी बेटी इसके साथ ब्याह दी है। क्या तुम्हारी बेटी इसके साथ खुश है? मैंने पूछा था। हाँ जी, ससुर ने जवाब दिया, वो तो इस घर में राज करती है और अपनी मर्जी चलाती है। मेरे पास अब तफ्तीश का एक ही तरीका रह गया था। इस पर अमल करने के लिए मैं थाने चला गया और रिकॉर्ड देखा कि मेरे इलाके में नकबजन और पेशावर डकैत कौन कौन हैं। फिर हुक्म जारी किया कि इन सबको थाने तलब किया जाए और मुझे बताया जाए कि कौन कौन गैर हाजिर है। उस दौर में हर जुर्म के पेशावर अलग अलग थे। नकबजनी हर कोई नहीं करता था, कुफल शिकन कोई और जुर्म नहीं करते थे, रहजन सिर्फ रहजनी की वारदातें करते थे। यूँ कह लें कि जुराइम पेशा लोगों ने अलग अलग जुर्म में महारत हासिल कर रखी थी और वो वही जुर्म करते थे। मैंने एहतियातन 3 पेशावर डकैतों को भी बुला लिया। ये लोग शाम के वक्त आना शुरू हुए और मैंने एक पुराने हेड कांस्टेबल को साथ लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मैंने आपको पहले कहानियों में बताया है कि पेशावरों के साथ थानेदार पूछगछ का दूसरा तरीका इख्तियार किया करते थे, जो दरअसल तीसरा तरीका होता था। इसे पुलिस की ज़बान में 3rd डिग्री कहा जाता है। इनके साथ ज़बान का जादू चलाकर सौदेबाजी भी कर ली जाती थी। ये लोग हैरत अंगेज़ तौर पर चालाक और उस्ताद होते थे। उन्होंने अपने जिस्म को इतना मजबूत बनाया हुआ होता था कि ईज़ा रसानी को जानवरों की तरह बर्दाश्त कर लेते थे। अगले 3 रोज़ इनके साथ गुजरे। मैं, मेरा जूनियर सब इंस्पेक्टर और ASI दिन रात इनके साथ मसरूफ़ रहे। इनमें 2 गैर हाजिर थे। वो जब आए तो इनके साथ ज़्यादा वक्त सिर्फ हुआ। इन तमाम मुश्तबा के खुरों की तलाशी ली गई। कस्बे के सुनारों को दरपर्दा कहा गया कि इनमें से किसी के पास बिकने के लिए जेवर आए तो वो इस आदमी का अता पता मालूम करके जेवर ले ले और थाने इतला दे दे। हर सुनार चोरी के जेवरात नहीं खरीदा करता था, लेकिन कोई सुनार खरीद भी लेता तो पता नहीं चलता था, क्योंकि वो फ़ौरन जेवरात को तोड़ फोड़ कर ढाल लेते थे। मुख्तसर ये कि सुनारों के पास गए हुए जेवरात का सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन होता था।
मैंने इन 3 दिनों में और अफराद से भी पूछगछ की। ये 2 औरतें थीं और एक लड़का जिसकी उम्र 14-15 साल थी। ये गरीब सा लड़का था जो ज़्यादातर महताब के घर के काम करता था और रात को अपने घर चला जाता था। दोनों औरतें भी उसी लड़के की क्लास की थीं। सारे बड़े जमींदारों के घरों की नौकरी चाकरी और खिदमत का फर्ज इनका था, बल्कि इनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही था। इन्हें कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती थी। दोनों ईदों पर कुछ पैसे मिल जाते थे और इन्हें बड़े घरों से रोटी और कपड़े भी मिलते थे, लेकिन ये कपड़े वो होते थे जो इन बड़े घरों की औरतें फेंक देती थीं। अमूमन इस किस्म की औरतों की आमदनी के ज़रिए कुछ और भी होते थे, लेकिन ये ज़रिए खुफिया होते थे। इनमें खुफिया पैगाम रसानी भी एक ज़रिया था। मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि इनमें कोई घर का भेदी है या नहीं। ज़ाहिर है उन्होंने इनकार करना था, जो उन्होंने किया, और मैंने ज़्यादातर सवालों और जिरह और कुछ अपने हाथ इस्तेमाल करके इन्हें इक़बाल जुर्म पर लाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने फिर भी इक़बाल जुर्म ना किया। लड़का तो बहुत ही सीधा बल्कि बुद्धू मालूम होता था, लेकिन दोनों औरतें उस जैसी सीधी नहीं लगती थीं। इन दोनों में से एक ज़्यादा चालाक थी, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। उसका लाली से मिलता जुलता कोई नाम था। इस किस्म की औरतों को पुलिस वाले ज़्यादा अच्छी तरह समझते थे। इसके साथ की औरत को मैंने बड़ी अच्छी तरह देख लिया था। वो मुझे हर शख्स से साफ नज़र आती थी। मैंने लाली को ना छोड़ा। मुझे बड़ा पुख्ता शक था कि ये औरत कुछ न कुछ जानती है और इससे मुझे तफ्तीश में मदद मिल सकती है। देखो लाली, मैंने कहा, तुम्हारे मुतालिक मुझे दूसरों से वो सब कुछ मालूम हो जाएगा जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। अपने आप को फंसाने की तरकीबें ना सोचो। डाकू आखिर पकड़े जाएंगे, लेकिन जब तुम उनके साथ पकड़ी जाओगी तो इतनी ही सज़ा पाओगी जितनी इन्हें मिलेगी। वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, तुम 1 महीने की कैद भी बर्दाश्त ना कर सकोगी। अब अगर मुझे राज की बातें बता दोगी तो मैं तुम्हें गिरफ्तार भी नहीं करूँगा और इनाम भी दूंगा। अब बोलो। मैं क्या बोलूं? इसने कहा, आप ही बताएं, मैं क्या बोलूं? तुम्हें मालूम था कि जेवर और पैसे कौन से ट्रंक पे रखे हुए हैं? मैंने कहा, मैं 2 घंटों से तुमसे यही एक बात पूछ रहा हूँ और मैं इन 2 घंटों में ये समझ गई हूँ कि आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं। इसने कहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने डाकुओं को बताया है कि जेवर और पैसों वाला ट्रक किस कमरे में रखा है और इसमें जेवर और पैसे कहाँ पड़े हुए हैं। आप कुछ सोचे कि डाकुओं से मुझे क्या मिलना था? वो मुझे जितनी भी रकम देते वो एक ही बार देते। मैंने वफा तो इनके साथ करनी है जो मेरे खामिंद और 3 बच्चों का पेट भर रहे हैं। यही लोग हमारा तन ढांपते हैं। मेरा मरना जीना तो इन लोगों के साथ है। मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं लाली, मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगा, मैंने कहा। ये औरत बड़े पुख्ता लहजे में बोलती थी। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कभी तो मुझे शक होता था जैसे ये औरत मेरा मजाक उड़ा रही हो। इसका रंग साफ था और शक्ल सूरत भी बड़ी अच्छी थी। खुश तबा लगती थी। ज़बान का जादू चलाना भी जानती थी। ये हुलिया और ये अंदाज एक अय्यार औरत का था। मैं इस पर एतबार नहीं कर सकता था। मैंने आपके सवालों के जो जवाब दिए हैं ये बिल्कुल सच हैं, इसने कहा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं जानती थी कि महताब की बीवी जेवर और पैसे कौन से ट्रंक में रखती है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ट्रंक में वो ये चीज़ें किस जगह रखती है। इतना कहकर वो खामोश हो गई। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर ठहर गईं। चंद सेकंड बाद उसने कहा, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं वो बता देती हूँ। इन बातों का डकैती के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं, फिर भी बता देती हूँ। हाँ बताओ, मैंने कहा। महताब की बीवी परवीन का दिल महताब के साथ नहीं, लाली ने कहा। इसकी दरपर्दा यारी दोस्ती गांव के एक और आदमी के साथ है जिसका नाम शमशेर है। परवीन शमशेर से मिलाती रहती है और यह मेल मुलाकात मेरी मारिफत होती है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बताती हूँ कि इनकी ये यारी दोस्ती बड़ी साफ़ सुथरी मोहब्बत है। इसे आप इस तरह की दोस्ती ना समझना जो आमतौर पर लोग एक दूसरे से करते हैं। ये तो मैं कभी नहीं मानूंगा, मैंने कहा। किसी शादीशुदा औरत की किसी गैर आदमी के साथ मोहब्बत साफ सुथरी नहीं हो सकती। इनकी जगह मैं तो कसम नहीं खा सकती, लाली ने कहा। मैं एक बात जानती थी, वो आपको बता दी है। महताब के साथ अपनी बीवी का रवैया कैसा रहता है? मैंने पूछा। इनमें लड़ाई झगड़ा रहता होगा? इनका लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, लाली ने जवाब दिया। इतना ज़रूर है कि परवीन अपने खाविंद पर गालिब रहती है और खाविंद इसका गुलाम बना रहता है। वो परवीन को हर तरह खुश रखने की कोशिश करता है। मैंने कभी नहीं देखा कि परवीन कभी महताब के साथ गुस्से या नफरत से बोली हो। क्या शमशेर शादीशुदा है? नहीं, लाली ने जवाब दिया।
वो भी माँ बाप का शहजादा बेटा है। मैंने अपने एक शक के पेश नज़र लाली से कुछ और बातें जो शमशेर और परवीन की दोस्ती से ताल्लुक़ रखती थी पूछी। मेरा शक रफ़े हो गया। मेरी तफ्तीश के लिए ये बातें बेमायनी थी कि वारदात वाले घर की औरत की दोस्ती किसी और के साथ है। मैं उस वक्त घर का भेदी का खोज लगा रहा था, लेकिन इन तीनों में मुझे कोई घर का भेदी नज़र नहीं आ रहा था। कस्बे के सुनारों को भी डराया धमकाया सबने कहा कि इन तक अभी तक कोई ऐसा जेवर नहीं पहुंचा। मैंने इन्हें मसरूका जेवरात की तफसील महताब और उसकी बीवी से पूछकर बता दी थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि चोरी, डकैती और नकबजनी जैसी वारदात की तफ्तीश आसान नहीं होती। इस वारदात की तफ्तीश भी लटकती जा रही थी। मैंने ये केस अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर को दे दिया और खुद दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। मुझे रोज़ बरोज़ रिपोर्ट मिल जाती थी कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और कारगुजारी क्या है। 7-8 रोज़ मज़ीद गुजर गए। नकबजनी की इस वारदात को 15-16 दिन गुजर चुके थे। एक रोज़ सुबह 9 बजे का वक्त होगा कि 3 आदमी थाने में ये इतला लाए कि गांव के एक आदमी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। लाश गांव से तकरीबन 1 मील दूर पड़ी हुई बताई गई और मकतूल का नाम शमशेर बताया गया। मैं शमशेर के नाम पर ज़रा सा चौंका। जहन पर जोर दिया तो याद आया कि लाली ने एक शमशेर का जिक्र किया था। मैंने रिपोर्ट लाने वालों से पूछा कि गाँव में इसके अलावा कोई और शमशेर भी है। उन्होंने बताया कि गांव में एक ही शमशेर था। उम्र 26 के लगभग बताई गई और ये भी कि मकतूल ने अभी तक शादी नहीं की थी। मुझे ख्याल आया कि ये वही शमशेर है। रिपोर्ट देने वाला शमशेर का बाप था और इसके साथ 2 आदमी भी थे जिन्होंने लाश देखी थी और गांव में इतला दी थी। ये दोनों आदमी इस गांव के करीबी एक छोटे से गांव में रहते थे और वो मकतूल के गांव के लोगों को जानते पहचानते थे। मैंने वही सवाल पूछे जो कत्ल की FIR तहरीर करने से पहले पूछे जाते हैं। मैंने आखिर में पूछा कि किस पर शक है। हाँ जनाब, शमशेर के बाप ने कहा, इन 2 आदमियों ने कातिल को देखा है और वो महताब है। कौन सा महताब? मैंने पूछा। वो तो नहीं जिसके घर नकब लगी थी? हाँ हुजूर, शमशेर के बाप ने जवाब दिया, वही है। पहले ये बताओ, मैंने इन दोनों आदमियों से कहा, तुमने महताब को देखा था? इन दोनों आदमियों ने जो बयान दिया वो इस तरह था कि ये दोनों मकतूल के गांव की तरफ आ रहे थे। उन्होंने एक फायर की आवाज़ सुनी लेकिन उधर कोई तवज्जो ना दी। इन्हें मालूम था कि परिंदों का कोई शिकारी होगा। फायर के थोड़ी ही देर बाद महताब एक टीले की ओट से निकला। इसके हाथ में एक नाली शिकारी बंदूक थी। वो इन दोनों से तकरीबन 400 गज दूर था। महताब ने इनकी तरफ देखा और दूसरी तरफ चला गया। 4-5 दरख्त इकट्ठे थे। इनके नीचे जाकर उसने दरख्तों पर एक एक कारतूस फायर किया और एक परिंदा गिरा। उसने परिंदा ज़ुबे किया और आगे चला गया। इन दोनों आदमियों ने इस टीले के करीब से ही गुजरना था जिसकी ओट से महताब सामने आया था। ये इलाका नशेबो फराज वाला था। टीले के दूसरी तरफ ज़मीन नशेबी थी। इस नशेब के ऊपर रास्ता जाता था। ये दोनों जब टीले के करीब से गुजरे तो इन्हें थोड़ी दूर नशेबी जगह पर कोई पड़ा हुआ नजर आया। ये दोनों इस तक पहुंचे तो इसे खून में डूबा देखा। इनका ख्याल था कि गोली पहलू में लगी है। इन दोनों को फौरन यह ख्याल आया कि इसे महताब ने गोली मारी है। ये नहीं कहा जा सकता था कि शमशेर को वैसे ही गोली लग गई है या महताब ने शमशेर का ही निशाना लेकर इस पर कारतूस चलाया था। लेकिन जनाब, इन दोनों में से एक आदमी ने कहा, महताब आराम आराम से टीले की ओर से सामने आया था। फिर उसने परिंदों का शिकार शुरू कर दिया था। अगर इसे मालूम होता कि इसके चलाए हुए कारतूस से एक आदमी मारा गया है तो वो दौड़कर इस तक पहुंचता या वहां से भाग जाता। अगर उसने कत्ल की नीयत से शमशेर पर कारतूस चलाया था भी तो इसे भाग या खिसक जाना चाहिए था। लेकिन इसकी चाल ढाल से पता चलता था कि इसे मालूम ही नहीं कि इसके कारतूस से एक आदमी मारा गया है। वो इसके बाद परिंदे मार रहा